अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड 6। बच्चों, आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6। हमने डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा, क्लाइमेट, साइक्लोन्स, टेम्परेचर्स, और आज हमने करनी है इस चैप्टर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, Can you explain why Pakistan receives only a small amount of rainfall from the summer monsoons? अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि समर मूनसून्स के नतीजे में पाकिस्तान में इतनी थोड़ी बारिशें क्यों होती हैं। So the answer is Pakistan receives only a small amount of rainfall in the summer monsoons because much of the rain bearing winds are forced round the south of the subcontinent and reach Pakistan only after having crossed India where they deposit their moisture. तो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में समर मूनसून्स के नतीजे में बारिशें इसलिए थोड़ी होती हैं क्योंकि उस वक्त की जो हवाएं होती हैं, जो उस बारिश को लेकर आ रही होती हैं, पहले वो गुजरती हैं इंडिया से, और इंडिया में वो अपना बहुत सा मॉइस्चर छोड़ आती हैं, वहीं पे डिपॉजिट करा आती हैं। डिपॉजिट मतलब वहीं पे छोड़ आना, वहीं पे डिपॉजिट करा आना। तो फिर इसके नतीजे में जब तक वो पाकिस्तान पहुंचती हैं, उनका बहुत सा मॉइस्चर ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका होता है और वो अपना बहुत सा मॉइस्चर इंडिया ही छोड़ चुकी होती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में थोड़ी बारिशें होती हैं। मच ऑफ द रेन बेयरिंग विंड्स मतलब जिन हवाओं के साथ वो बारिश के कतरे आ रहे होते हैं या जो हवाएं वो बारिशें लेकर आ रही होती हैं, आर फोर्स्ड राउंड द साउथ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वो सब कॉन्टिनेंट के साउथ की तरफ से आ रही होती हैं। दे आर फोर्स्ड टू द साउथ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट के साउथ में अगर आप जाओगे तो पहले आपको इंडिया मिलेगा। इसी वजह से वो जो विंड्स होती हैं वो पहले इंडिया पर से गुजरती हैं, वहां पे ज्यादा बारिशें हो जाती हैं, और जब तक वो पाकिस्तान पहुंचती हैं अपना बहुत सा मॉइस्चर लूज करने की वजह से पाकिस्तान में ज्यादा बारिशें नहीं होती। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू विंड्स कम इन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन विंटर। अब वो आपसे पूछ रहा है कि हमारे पास हवाएं नॉर्थ ईस्ट इन विंटर से क्यों आती हैं। द सेंटर ऑफ एशिया इज बिटरली कोल्ड एंड द एयर सिंक्स। अब आपने ये बात हमेशा याद रखनी है बच्चों कि जब भी हवा ज्यादा ठंडी होगी वो ज्यादा भारी होगी और वो सिंक करेगी, यानी कि नीचे की तरफ जाएगी। जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की होती है, उसका वेट कम होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर की तरफ जाती है। तो वो आपको बता रहा है द सेंटर ऑफ एशिया इज बिटरली कोल्ड एंड द एयर सिंक्स। तो सेंटर ऑफ एशिया जो है वो बिटरली कोल्ड है, यानी कि वहां पे ज्यादा ठंड पड़ती है, एंड द एयर सिंक्स, जिसकी वजह से हवा सिंक कर जाती है। ओवर द सी द टेम्परेचर इज मच वार्मर एंड द एयर राइजेस। और समंदर के ऊपर की जो हवा है वो जरा वार्म होती है एज कम्पेयर टू द एयर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। जो सेंट्रल एशिया से हवा आ रही है दैट इज बिटरली कोल्ड, वो नीचे की तरफ बैठती है, और जो समंदर के ऊपर की हवा है वो जरा गर्म होती है, वार्म होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठती है। दिस ड्रॉज द कोल्ड एयर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो इसी वजह से सेंट्रल एशिया की तरफ से जो हवाएं आती हैं वो नीचे की तरफ रहती हैं। जब समंदर के ऊपर की हवाएं वार्म होने की वजह से और वेट में कम होने की वजह से ऊपर की तरफ उठती हैं, तो फिर ऑब्वियसली नीचे की जगह को भी किसी चीज ने फिल करना है, तो उस जगह पर आती हैं वो हवाएं जो कि सेंट्रल एशिया से आती हैं, क्योंकि उनका वजन ज्यादा होता है, वो ज्यादा ठंडी होती हैं, वो वेट में ज्यादा होती हैं। If the earth was stationary, the winds would be from due north. अब अगर हमारी जमीन स्टेशनरी होती, यानी कि किसी एक ही पोजीशन में रहती, हिलती नहीं या रोटेट ना करती होती, the winds would be from due north, तो फिर हवाएं सिर्फ नॉर्थ की तरफ से आती। मतलब फिर बाकी की जो डायरेक्शंस है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं, इनके बारे में शायद हम ना पढ़ते, लेकिन हमारी अर्थ मुसलसल रोटेट करती है। The winds would be from due north, but the rotation of earth drags them
टू अ नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन, लेकिन हमारे अर्थ के रोटेट करने की वजह से उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है एंड इट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। तो हमने क्या बात की है ओवरऑल कि सेंट्रल एशिया में बिटरली कोल्ड होने की वजह से हवा भारी होती है और जो समंदर के ऊपर की हवा है वो वार्म होने की वजह से ऊपर की तरफ उठ जाती है, उसका वेट कम होता है। जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो वो सेंट्रल एशिया हवाओं को अपनी तरफ खींचती है और सेंट्रल एशियन हवाएं नीचे की तरफ आ जाती हैं। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से विंड्स इसलिए आती हैं क्योंकि हमारी अर्थ स्टेशनरी नहीं है, एक जगह पे नहीं रुकती। अगर ऐसा होता तो सिर्फ नॉर्थ की तरफ से विंड्स आती, लेकिन क्योंकि हमारी जमीन मुसलसल रोटेट करती है इसलिए विंड्स आती हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, हाउ डज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अफेक्ट एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। वो आपसे पूछ रहा है कि जो रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि कहाँ पे बारिशें होती हैं, कब होती हैं, इसका पाकिस्तान के ज़राअत पे क्या असर पड़ता है, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर पे क्या असर पड़ता है। सो द आंसर इज रेन डिटरमिन्स द वेजिटेशन एंड क्रॉप्स। तो बच्चों रेन का यानी कि बारिश का बहुत गहरा ताल्लुक है यहाँ के ज़राअत से, यहाँ की वेजिटेशन से और यहाँ की क्रॉप्स यानी फसलों से। रेन से ये डिसाइड होता है कि किस फसल को कितना पानी चाहिए। अगर बारिशें नहीं होंगी तो बहुत सी फसलें शायद ज़ाया हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसे फसलें होती हैं जिनको सूरज की रोशनी के साथ साथ बारिशें भी काफ़ी मिकदार में चाहिए होती हैं। तो अगर बारिशें नहीं होंगी तो इसका मतलब बहुत सा नुकसान होगा। सो रेन डिटरमिन्स, तो रेन ये डिसाइड करती है द वेजिटेशन एंड क्रॉप्स, कि किस जगह पे वेजिटेशन ज़्यादा होगी, किस जगह पे क्रॉप्स ज़्यादा होगी। वैसे तो पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है, यानी कि इनका जो आबपाशी का निज़ाम है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद हमारी कंट्री में हमें रेनफॉल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इरिगेशन भी आप तभी करते हो जब आपके बैराजेस में, डैम्स में, आपके रिवर्स में पानी होता है, आपके दरियाओं में पानी होता है। अगर आपके दरियाओं में पानी नहीं होगा तो आप इरिगेशन का सिस्टम भी सेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इरिगेशन के सिस्टम में दरियाओं से फसलों तक, खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। तो अगर उन्हीं में पानी नहीं होगा तो फिर आगे भी नहीं पहुंचाया जा सकेगा। इसलिए रेनफॉल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी फसलों के लिए, हमारी क्रॉप्स और वेजिटेशन के लिए। The bulk of crops are grown in Punjab, in north and east where rainfall is heaviest. हमारी जो ज़्यादातर फसलें हैं वो पंजाब और सिंध में उगाई जाती हैं, खासतौर पे पंजाब में। The bulk हम किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो। So the bulk of crops यानी कि बहुत ज़्यादा फसलें are grown in पंजाब में उगाई जाती हैं। In north and east यानी कि north and east of पंजाब where rainfall is heaviest, या जहाँ पर बारिशें सबसे ज़्यादा होती हैं। और क्योंकि वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उन्हीं रीजन्स में उगाई जाती हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच पार्ट ऑफ साउथ एशिया इज अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वेयर एंड व्हेन डू दीज साइक्लोन्स ओरिजिनेट। अब वो आपसे पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ साउथ एशिया यानी कि साउथ एशिया का कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से अफेक्ट होता है, वेयर एंड व्हेन डू दीज साइक्लोन्स ओरिजिनेट, और ये साइक्लोन्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत याद करा दूं कि साइक्लोन्स बनते कैसे हैं। साइक्लोन्स का जो बीच का एरिया होता है वहाँ पे प्रेशर नॉर्मली कम होता है, जिसकी वजह से उनके बीच की जो जगह होती है उसमें अगर कोई चीज़ आ जाए तो उसको इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन उसके गिर्द की जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से बनी होती है, उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वो तेज़ी से रोटेट करती हुई विंड्स होती हैं, और अगर उनमें कोई चीज़ आ जाए तो फिर उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साइक्लोन्स नॉर्मली बनते हैं सी के ऊपर और वो फिर ग्रेजुअली मूव करते हैं लैंड की तरफ। कई बार ऐसा भी होता है कि जब ये साइक्लोन्स सी के ऊपर बनना शुरू करते हैं तो ये लैंड तक पहुंचते पहुंचते ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर ये ख़त्म नहीं होते तो फिर ये मचाते हैं बहुत सी तबाही। द कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ एशिया, कोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी भी समंदर या दरिया के किनारे का जो एरिया होगा हम उसको
कोस्टल एरिया कहते हैं। सो द कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ एशिया, तो वो आपको बता रहा है कि साउथ एशिया के जो कोस्टल एरियाज हैं, मेनली बांग्लादेश, जिनमें आता है बांग्लादेश, द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडिया की जो ईस्ट कोस्ट है, एंड ओकेजनली श्रीलंका, और इसके अलावा श्रीलंका। तो 3 चीजों की बात कर ली, बांग्लादेश है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है और श्रीलंका। कैन बी अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इनको फर्क पड़ता है, ये अफेक्ट होते हैं बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स which originate in the Bay of Bengal, जो कि शुरू होते हैं from Bay of Bengal and the Indian Ocean, और Indian Ocean में। क्यों? क्योंकि these are water bodies, ये बहुत सा पानी है और पानी के ऊपर ही साइक्लोन बनता है, वहीं से ओरिजिनेट करता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये समंदर के ऊपर बनता है और ग्रेजुअली जमीन की तरफ मूव करता है। तो जवाब, लेट्स रिवाइज, कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ एशिया, जिनमें बांग्लादेश आ जाता है, इंडिया की ईस्ट कोस्ट आ जाती है और श्रीलंका आ जाता है, तो ये अफेक्ट होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से, और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन। बच्चों, अब बाकी के जो 3 to 4 क्वेश्चंस हैं वो हैं एक्टिविटी बेस्ड, और वो आपने खुद करने हैं। जो मुश्किल क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए, आपने अच्छे से इनको समझना है और नोट डाउन करना है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।